नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी साइंस की नेक्स्ट क्लास रहने वाली है जिसमें हम बायोलॉजी ख़त्म कर चुके हैं, फिजिक्स भी ख़त्म कर दी है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके डीएलएड की केमिस्ट्री। यहाँ से 8वें चैप्टर से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है, आ जाइए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आपका तत्वों का वर्गीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर तत्व होते क्या हैं। अगर तत्व की बात करें तो तत्व सभी प्रकार के पदार्थ की मूलभूत इकाई हैं। जितने भी पदार्थ हैं, मान लीजिए ये एक सोडियम पदार्थ है तो इसकी जो मूलभूत इकाई होगी वो तत्व होगा। ये तत्वों से मिलकर ये पदार्थ बना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, तत्व सभी प्रकार के पदार्थ की मूलभूत इकाई है। प्रकृति में अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने? 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। इन सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। जितने भी ये भौतिक और रासायनिक गुण हैं तत्वों के, उनमें सभी में कुछ ना कुछ अंतर हैं, तभी ये तत्व अलग अलग प्रकार से हैं। अगर इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते तो वो एक ही तत्व कहलाता, वो अलग अलग तत्व नहीं कहलाते। अब जबकि इनके तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हैं, इसीलिए ये तत्व अलग अलग हैं, इसीलिए प्रकृति में 118 तत्व हैं। चलिए अब तत्व की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एग्जाम में आ गया कि तत्व किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये है डेफिनेशन। आ जाइए। तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे रासायनिक पदार्थ द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक तत्व अणुओं व परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक तत्व है, मान लीजिए ये हमारा एक तत्व है। अब ये किससे किससे मिलकर बना होता है? इसमें सबसे पहले होते हैं हमारे अणु, और अणु के अंदर क्या होते हैं? ये मान लीजिए ये अणु है, ये अणु है, और अणु के अंदर होता है परमाणु। ये परमाणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से हमारा पदार्थ बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व किसे कहते हैं। चलिए वापस आते हैं हम अपने डेफिनेशन पे। तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे रासायनिक पदार्थ द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। एक तत्व अणुओं व परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिसमें समान परमाणु संख्या होती है, अर्थात प्रत्येक तत्व के समान परमाणु के समान गुण होते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन याद हो गई होगी। अच्छे से नोट्स बना के चलिए। मैं आपको हर बार बताता हूँ जब भी आपकी क्लास होती है कि अगर आपको साइंस में 25 में से 25 लाने हैं तो आपको प्रॉपर नोट्स बना के चलना है, तभी आपके 25 में 25 आएंगे। अगर आप ये हमारे दिए हुए नोट्स और 25-25 ये नोट्स से पढ़ लेते हैं तो 25 में से 25 कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आ जाइए, अब पढ़ लेते हैं अणु। आखिर अणु किसे कहते हैं? तत्व हमने पढ़ लिया। किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पदार्थ ये है, इसके जो तत्व होंगे ये तत्व अलग अलग स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, तो ये हमारे क्या होगा? ये तत्व हो गए। अब इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे? किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये सब स्वतंत्र है, तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। अब जो पदार्थ का गुण होगा वो इन्हीं तत्वों के गुण होंगे, उपस्थित रहते हैं, अणु कहलाते हैं। यह दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब जो तत्व है ये तत्व भी, ये इसके अंदर जो तत्व है ये तत्व भी परमाणुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व अणु से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अणु की अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सकते हैं, ये स्वतंत्र हैं, तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं। जो पदार्थ के गुण होंगे वही इस अणु के गुण होंगे, अणु कहलाते हैं। यह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये अणु हो गया, इसके अंदर ये परमाणु हो गए छोटे छोटे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, अब पढ़ लेते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु की डेफिनेशन ऊपर ही हम समझ चुके हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु रसायन में अविभाज्य सबसे सूक्ष्म कण है। ये ऐसा कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, सबसे सूक्ष्म कण है परमाणु। रसायन में अविभाज्य सबसे सूक्ष्म कण जो आपस में मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अणु हो गया। अब परमाणु क्या है? परमाणु हमारा ये है, ये हमारे परमाणु हैं, ये हमारे परमाणु हैं जो कि अणु का निर्माण कर रहे हैं। और जो अणु की क्वालिटी होगी, जो हमारे अणु की क्वालिटी होगी भाई हमारे परमाणुओं की क्वालिटी होगी। वैसे डेफिनेशन बताया गया है परमाणु रसायन में। एक मिनट। परमाणु रसायन में अविभाज्य सबसे सूक्ष्म कण जो आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तथा अब बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु का बाहर आकार व समान होता है। तो जब अणु समान होंगे तो उसके परमाणु का भी आकार और बाहर समान होगा। आई होप आपको परमाणु समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब पढ़ लेते हैं परमाणु क्रमांक। आखिर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी इसको बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूँ तो किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, तो ये 1 मिनट में संरचना आपको बता देता हूँ। परमाणु की संरचना क्या होती है, तत्व की संरचना क्या होती है? ये होता है हमारा, क्या बोलते हैं, इसको और छोटा करते हैं तो आ जाइए। ये हो गया हमारा नाभिक, ये हो गया हमारा नाभिक। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है?
प्रोटॉन सारे यहाँ होंगे बीच में, प्रोटॉन हमारे सब यहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ घूम रहे होंगे, यहाँ घूम रहे होंगे, यहाँ घूम रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर चक्कर लगा रहे होंगे चारों तरफ और प्रोटॉन हमारे यहाँ बीच में होगा। ये प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन का कलर 1 मिनट में अलग कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा प्रोटॉन हो गया। चलिए अब मैं आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आएगी आपको। तो देखिए किसी तत्व के किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, तो ये तत्व का परमाणु का नाभिक है, इसमें प्रोटॉन जितने भी प्रोटॉन है या नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर ये इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो ये जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक को Z से बताते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? जो प्रोटॉन की संख्या होगी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वो हमारे परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे। और परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी बाहर और अंदर जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी भाई हमारी परमाणु क्रमांक की भी संख्या होगी और भाई हमारी प्रोटॉन की संख्या होगी। तो Z बराबर P बराबर E। आई आपको अच्छे समझ में आ गया भाई। डेफिनेशन बताया गया, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन या नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो इसको परमाणु क्रमांक को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं और Z से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और जितने प्रोटॉन की संख्या होगी, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी भाई हमारी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, परमाणु भार। परमाणु भार की अगर मैं बात करूं, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या उस योग उस तत्व का परमाणु कहलाता है। ये तो बहुत ही सरल हो गया। तो हमारे जो नाभिक होता है, जो हमारा जो हमारा तत्व का नाभिक होता है, तो उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। कहाँ? यहाँ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम ऐड कर दें, 1 मिनट क्या हो रहा है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? परमाणु भार बन जाएगा। तो इसीलिए कहा गया किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। अब आ जाइए परमाणु संरचना पे। परमाणु संरचना मैंने आपको पहले ही समझा दी, एक बार फिर समझा देता हूँ। किसी परमाणु के नाभिक में, अब ये परमाणु है तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन तो ये हो गए हमारे, 1 मिनट कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। ये हमारा हो गया प्रोटॉन, ये हो गया हमारा प्रोटॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सभी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो नाभिक में प्रोटॉन होता है, चारों तरफ उसके जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही डेफिनेशन बताया गया, किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चक्कर लगा रहे हैं, जिससे ज्ञात होता है कि कण स्थायी तथा अस्थायी प्रकार के दोनों होते हैं। जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन वो स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, यही बताया गया। तो डेफिनेशन आपने पढ़ ली, हूबहू नोट्स बनाइए और याद करते चलिए, तभी आपके 25 आएंगे। चलिए परमाणु संरचना पढ़ लिया, पढ़ लेते हैं हम संयोजकता। संयोजकता की दो डेफिनेशन है, दोनों बताऊंगा कैसे आपको पता करनी है। चलिए आ जाइए यहाँ पे। संयोजकता किसी तत्व में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। क्या होता है? संयोजकता किसी तत्व में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। अब जैसे CH4 है तो CH4 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन परमाणुओं की, CH4 में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हमारी कितनी है? 4 है, तो इसलिए संयोजकता 4 हो गई। इसी तरीके से H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गई। तो यही डेफिनेशन बताया गया है कि किसी तत्व में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या संयोजकता कहलाती है। लेकिन ये तो तब लागू होता है जब हाइड्रोजन है तत्व में। मान लीजिए अब उसमें हाइड्रोजन नहीं है किसी तत्व में, तो हम कैसे उसकी संयोजकता निकाल लेंगे? तो मान लीजिए सोडियम है, अब सोडियम की हमसे ये पूछ लिया जाए, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम की संयोजकता बताओ, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु तो है ही नहीं, तो हम कैसे फंस जाएंगे? हम आप कैसे बताएंगे संयोजकता क्या है? तो उसके लिए नया रूल लागू होता है, वो रूल भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या रूल लागू होता है। तो आ जाइए, किसी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी तत्व में के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब जैसे कोई तत्व है, मान लीजिए इस तत्व के बाहरी कक्षा, ये बाहरी कक्षा मान लीजिए, इस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारी संयोजकता कहलाएगी। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, इसी प्रकार सारी कक्षा बढ़ती चली जाती है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है कितनी, सोडियम का इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम का क्या बोलते हैं, सोडियम का जो परमाणु संख्या वो कितनी? 11 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरी में 1 ही आएगा। होने को तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने? 11 ही। तो 11 सोडियम का 11 होता है, तो इसलिए 11 ही चाहिए। तो 2 आ गए, 8 आ गए, उसके बाद 1 आ गया। तो ये लास्ट वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वही हमारी संयोजकता कहलाएगी। तो लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा तो हमारी संयोजकता
1 हो गई। इस प्रकार आपको समझ में आया कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया तो 2 8 1 आया, क्योंकि सोडियम की जो वो परमाणु संख्या है वो 11 है, इसलिए इसका 2 8 10 1 11। तीसरी कक्षा में 1 आया, पहले में 2 आए, तीसरे में 8, दूसरे में 8 आए, तीसरी में 1 आया, तो लास्ट वाली कक्षा में 1 आया, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, ये एक नया टॉपिक है, ये सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, आई होप आपको दोनों तरीके से संयोजकता निकालना आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पढ़ लेते हैं रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? रासायनिक अपक्रिया 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। सल्फर किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, और बना क्या रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही डेफिनेशन बताएगी कि रासायनिक अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं, जिससे एक या एक से अधिक नए उत्पादन होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ये रासायनिक अपक्रिया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो रासायनिक अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करते हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तो ये 10 के 10 आपके तत्व दिए गए स्टार्टिंग के। इन 10 के 10 तत्वों को आपको याद करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है कि इसकी परमाणु संख्या क्या है, इसका परमाणु भार क्या है। तो आपको ये अच्छे से याद करके जाना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अच्छे से आपको याद करने जाना है। 10 के 10 आपको अपनी कॉपी में लिख लेने। इनको तो मैं आपको रटवा भी नहीं सकता हूँ, इनको आपको खुद याद करना पड़ेगा। चलिए, आपका चैप्टर ये वाला है वो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। उस पर सभी PDF, PTA, PPT सभी फ्री में मिलते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।